नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वर्धन आईसीएस में। आज हम इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट्स, कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिपक्व काल बोला जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बोला जाता है। साथियों, किसी भी रीजन को एक सभ्यता के रूप में तभी जाना जाता है जब वहाँ के लोग या वहाँ के नगर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं, जैसे रहने सहने का तरीका, उनका नगरीकरण, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी धार्मिक पद्धति। जब यह चीज़ें किसी वर्ग या किसी रीजन के लोगों में कॉमन होती है तो उनको एक सभ्यता में रखा जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई, तो वहाँ के लोगों के कॉमन रहन सहन के तरीके के बेसिस पे उनको सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कहा गया। अब इस सभ्यता का, इसकी डेटिंग का पता हमें रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा हमें इसके युग का या इसके काल का पता, इसके कालखंड का पता चलता है। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता में से एक मेसोपोटामिया, जो प्रेजेंट में इराक के नाम से जाना जाता है, मिस्र और चीन, ये तीन चार सभ्यताएं एक कालखंड को शेयर करती हैं, या उसकी समकालीन सभ्यताएं, इन तीन सभ्यताओं को बोला जा सकता है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इन तीनों सभ्यताओं से बहुत विशेष थी, क्योंकि उसकी नगरीकरण वो जितनी डेवलप्ड थी वह इन तीनों सभ्यताओं से बहुत आगे थी, और जो उसका क्षेत्रफल था वह भी इन तीनों सभ्यताओं से कहीं ज़्यादा था। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। यह भी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसका विकास सिंधु और हकड़ा, जो प्राचीन में सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी, उसके किनारे हुआ। सबसे पहले ऐसी किसी सभ्यता के बारे में चार्ल्स मेसेन ने 1826 में पता किया, लेकिन उसका प्रथम बार उत्खनन दयाराम साहनी के दिशा निर्देश में किया गया 1921 में, और इन्हीं को हड़प्पा संस्कृति के खोज का श्रेय भी मिला। यह भी आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ऐसी किसी सभ्यता के बारे में पता 1826 में चार्ल्स मेसन ने लगाया, और दयाराम साहनी ने प्रथम बार हड़प्पा का नामकरण किया और हड़प्पा का उत्खनन किया। यहाँ पहली बार नगरों का उदय हुआ, इसलिए इसको नगरीकरण सभ्यता भी बोला जाता है, और पहली बार कांसे का प्रयोग किया गया, इसलिए इसको कांस्य युग भी बोला जाता है। तो यह कुछ मुख्य बिंदु इस सभ्यता के बारे में। आइए अब चर्चा करते हैं इस सभ्यता के विस्तार के बारे में। कितना क्षेत्रफल था और कहाँ कहाँ यह फैली हुई थी। यह सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा और विशाल था, इसलिए इसको प्रमुख सभ्यता बोला जाता है बाकी सबके कंपैरिजन में। इसके जो मुख्य केंद्र स्थल थे वह पंजाब और सिंध थे। पंजाब में हमें हड़प्पा मिलता है, सिंध में हमें मोहनजोदाड़ो मिलता है। उसके बाद इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व दिशा में हुआ। दक्षिण और पूर्व दिशा में हुआ। दक्षिण में ये देमाबाद तक गया और पूर्व में आलमगीरपुर तक गया। हम इसको मैप की हेल्प से भी समझ सकते हैं। हम मैप की हेल्प से देखेंगे कि पश्चिम में यह सुतका गेंडोर तक गया, दक्षिण में देमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और उत्तर में मांडा। तो इस तरह से इसका जो हम एक मैप में हम देखेंगे कि ये त्रिभुजाकार के शेप में इसका हमें डेवलपमेंट मिलता है।
तो और ये प्रमुख शहर भी हैं इस सभ्यता के, तो इसको आप मेमोराइज रखिए। सुतकांदोड़, मोहनजोदड़ो, लोथल, तेमाबाद, कोट दीजी, आलमगीरपुर, हड़प्पा, मांडा, कालीबंगा, यह सब इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं इस सभ्यता की। तो आइए, इस सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। अब हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सभ्यता थी ये। इस तरह यह क्षेत्रफल आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। इसके जो प्रमुख शहर थे जो हमने पीछे मैप में देखा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सुतका गेंडोर पाकिस्तान में, कोट दीजी सिंध में, सुरकोटदा गुजरात में, चनहुदड़ो पाकिस्तान में, ये इसके मुख्य शहरों में माने जाते हैं। आइए अब हम देखेंगे इनकी नगर निर्माण योजना, जो एक बहुत ही विशेष प्रकार की स्कीम थी, मैकेनिज्म था। इसकी विशेषता, विकसित नगर निर्माण योजना इनकी एक प्रमुख विशेषता है। इनमें नगरों का निर्माण कुछ इस प्रकार होता था कि नगर के जो सेंटर्स होते थे वहां पे एक दुर्ग होता था, सिटाडेल हो जाता था, यहाँ पे जो राजा होता था, जो चीफ होता था, वो रहा करता था। एक्सेप्ट चनहुदड़ो, मतलब चनहुदड़ो शहर में सिर्फ दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, बाकी सभी नगरों में दुर्ग के अवशेष मिले हैं। जहाँ पे जो मेन पर्सनालिटी होती थी, जो चीफ होता था या राजा होता था, वो रहा करता था। दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहाँ ईंटों के मकान हुआ करते थे। यहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। तो इनसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता में भी वर्गीकरण था समाज के लोगों के बीच। एक कुछ चीफ लोग थे, मेन श्रेणी के लोग थे जो दुर्ग में रहा करते थे, और उससे निम्न स्तर के लोग थे जो सामान्य ईंटों के मकान में रहा करते थे। जो यहाँ के शहर होते थे नगर भवन जाल की तरह विन्यस्त थे। यानी आप जो घरों की संरचना देखेंगे वो इस तरह रोड्स हुआ करती थी, और भवनों का निर्माण इनके इर्द गिर्द हुआ करता था। तो जाल जैसी संरचना का डेवलपमेंट होता था, अनेक खंडों में विभक्त हो जाता था। आप ये समझ सकते हैं कि आपकी रोड्स होती थी और यहाँ पे आपके मकान हुआ करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। भवन बड़े हुआ करते थे, तमाम सुख सुविधाएं हुआ करती थी, तो उसके लिए लेबर की आवश्यकता होती थी, उसके लिए मनी की आवश्यकता होती थी। तो कर संग्रह और मजदूर जुटाने में वह परम कुशल थे। इससे हम यह इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब मोहनजोदड़ो के कुछ सबसे प्रसिद्ध स्थल जो उत्खनन में मिले हैं या जिनके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है, उनमें से एक है स्नानागर। यह स्नानागर जो हुआ करते थे, ये दुर्ग जी के टीले में इनके जलाशय हुआ करते थे। ये ईंटों के बने होते थे। दोनों सिरों पर तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थीं। कपड़े बदलने के लिए कमरे हुआ करते थे। ईंटों का फर्श हुआ करते थे, और पास के कमरे में बड़ा सा कुआं हुआ करता था। तो हम इस स्नानागार को हम रिलेट कर सकते हैं कि तब भी वो हाइजीन के लिए कितने एडवांस्ड थे। तो इसको हम इस पॉइंट को, इस इंटरप्रिटेशन को प्रेजेंट अर्बनाइजेशन या प्रेजेंट जो नगरीकरण है उससे भी रिलेट कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी संरचना है वो होती है अनाज रखने के कोठार। उत्खनन में बहुत सारे नगरों से, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, यहाँ से आपको अनाज रखने के, जो कोल्ड स्टोरेज हम बोलते हैं अभी प्रेजेंट टर्मिनोलॉजी में, से अनाज रखने के बड़े बड़े कोठार मिले हैं जहाँ पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता था।
यहाँ अनाज हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी मिले हैं। हो सकता है यहाँ पे मजदूर रहा करते होंगे। तो हड़प्पा में 2 कमरों में बैरक भी मिले हैं। अब कुछ विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की कि ईंटों का इस्तेमाल, बर्न ब्रिक्स या ईंटों का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता में शुरू हो गया था। ईंटों का इस्तेमाल तो मेसोपोटामिया और मिस्र में भी मिलता है, पर इतनी एडवांस और इतनी बड़ी स्केल में सिर्फ हड़प्पा सभ्यता में ही मिलता है। जल निकास प्रणाली, जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था, जो पानी आपका जलाशय में स्टोर होता था, फिर वहाँ से जब वो इवैक्यूएट होता था और शहरों में जाता था या रोड्स पे जाता था, और फिर जो उन्हें ड्रेनेज सिस्टम या नालियों का जो सिस्टम बनाया था उस पानी को इवैक्यूएट करने के लिए, वो बहुत ही एडवांस्ड था। तो यह कुछ प्रमुख विशेषताएं हड़प्पा संस्कृति की। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम अपना डिस्कशन यहीं तक रखेंगे। कल हम हड़प्पा संस्कृति की आर्थिक विशेषताओं या व्यापार स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।